नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण में मतदान सुबह से ही जारी है। पंजाब में भी 117 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। लोगों में बहुत ही उत्साह देखते बन रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से लोगों के बीच उत्साह देखने को मिला, लोगों ने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया, वो सब हमने आपको दिखाया। और आज भी सुबह से तीसरे चरण के मतदान में किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि कितना जरूरी है उनके इस अधिकार का इस्तेमाल करना, जो आज 5 साल बाद उनके हक में फैसला होगा। अपनी सरकार वो चुनेंगे। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मतदान के रंग, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। तो 6 की 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मतदान सुबह से ही जारी है। लोग बेहद ही उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। तो 6 तस्वीरों में आप मतदान के रंग देख रहे हैं, यानी अलग अलग तस्वीर में ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि जनता के लिए मतदान कितना ज्यादा अहम है। पहले मतदान फिर जलपान। पहली तस्वीर में आप देखिए, 2 जुड़वा लोग पहुंचे हैं मतदान के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। देखिए, इससे लोग भी प्रेरित होते हैं कि कितना जरूरी है, कितना अहम है आपका इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना, हिस्सा लेना। दूसरी तस्वीर, दुल्हन पहुंची है वोट डालने के लिए। शादी थी लेकिन उससे पहले अपना फर्ज अदा करना जरूरी था और वोट डालने पहुंची है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। तीसरी तस्वीर भी यही कुछ बयान कर रही है। देखिए कैसे दुल्हा दुल्हन, इस खूबसूरत जोड़े ने, हमेशा की तरह हम देखते हैं कि मतदान के लिए कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा दुल्हन पहुंचते हैं या दूल्हा पहुंच रहा है या दुल्हन पहुंच रही है, वो पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मतदान करते हैं और उसके बाद इस लोकतंत्र के महापर्व में एक खूबसूरत सी तस्वीर सभी के सामने आती है, सभी को उत्साहित करने वाली, गदगद करने वाली और ये बताने वाली कि कितनी जरूरी है आपकी सहभागिता। तीसरी तस्वीर में, चौथी तस्वीर माफ कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, उसमें भी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत जोड़े में, लाल जोड़े में पहुंची मतदान के लिए और मतदान करने के बाद उसने अपने जिंदगी के अहम पलों की शुरुआत की। देखिए, दूसरी शुरुआत वो करने जा रही थी लेकिन उससे पहले उसने मतदान किया अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि अब जो सरकार बनेगी 5 साल क्या कुछ होगा, अपने भविष्य के लिए पहले से ही तैयारी मतदान के जरिए। चौथी तस्वीर आप देख चुके हैं। 5वीं और 6ठी तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है। 5वीं तस्वीर में दिव्यांग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए और 6 की 6 तस्वीर ये बता रही हैं कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं ताकि मतदान करें और उसके बाद जलपान करें या फिर बाकी जो भी काम है उसके बाद ही करना लोग पसंद करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं वो मतदान की। और इन 6 की 6 तस्वीरों में लोग पहुंचकर अपने मतदान केंद्र पर मतदान करते नजर आ रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो 1 बजे तक 34.10% अभी तक वोटिंग यहां पर संपन्न हो चुकी है। कई जगह पर बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया गया है। पंजाब में भी सुबह से ही मतदान जारी है। 117 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। 2 बजे तक की अगर हम बात करें पंजाब में तो मनसा में 38.3% मतदान संपूर्ण हो चुका है। सरदुलगढ़ में 44.9%, बुरलाड़ा में 42.5% वोटिंग अभी तक हुई है।
जबकि इस समय तक कुल प्रतिशत 41.7% मतदान संपन्न हो चुका है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर लोग पहले अपना फर्ज, अपना कर्तव्य करने पूरा पहुंचे, मतदान के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद अपनी बाकी चीजों को रोजाना की तरह पूरा करने के लिए निकले। लेकिन ये 6 तस्वीरें इसलिए अलग हो जाती हैं क्योंकि लोग अपनी शादी से जो जीवन के दूसरे पहलू की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मतदान करने पहुंचे, मतदान केंद्रों पर अपने उस कर्तव्य को पूरा किया। कह सकते हैं कि भविष्य के लिए अभी से ही उन्होंने सोचना शुरू किया, क्योंकि अब 5 साल जो नई सरकार बनेगी वो उनके लिए काम करेगी और ऐसे में उनका मत, उनका वोट कितना कीमती है, इसको उन्होंने समझा और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता के लिए पहुंचे हैं। दोनों जुड़वा ये लड़के आप देख सकते हैं पहुंचे मतदान केंद्र पर, वहां पर अपना वोट दिया। उसके बाद दुल्हन को आप देख सकते हैं वो पहुंची है वोट के लिए, मतदान के लिए। तीसरी तस्वीर में दुल्हा दुल्हन दोनों जोड़ा अपना खुशी से पहुंचा, अपनी जिंदगी की शुरुआत भी करने जा रहा था, लेकिन पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है मतदान करना, उसको अहमियत दी, उसको इंपॉर्टेंस दी और मतदान किया। उसके बाद आगे जो उनका जीवन की शुरुआत है वो हंसते हंसते की है। और चौथी तस्वीर और भी खूबसूरत हो जाती है। देखिए कितनी खुशी के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ ये दुल्हन पहुंची मतदान केंद्र पर। हालांकि जो आसपास लोग थे वो भी बहुत खुश हुए। देखिए आकर्षित करती हैं इस तरह की जो चीजें होती हैं और लोगों को भी मोटिवेट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम जो भी सर्वे हमने किया, ये लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की तो कई लोगों के जहन में ये भी था कि हम इस बार वोट ही नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना था। लेकिन एफएम न्यूज़ भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि आपके मत की बहुत कीमत है, आपके वोट की बहुत कीमत है, तो मतदान जरूर करें। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। आज तीसरे चरण में मतदान सुबह से ही जारी है। पंजाब में आज 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में आपको अपने वोट की कीमत समझनी है। और अभी फिलहाल अगर हम समय की बात करें तो 3:20 हो चुके हैं और ऐसे में सभी लोगों से फिर अपील करते हैं कि मतदान केंद्रों पर जाइए। अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया तो जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कीजिए। और पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने वोट डाला, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस का पंजाब से सफाया होने वाला है, ये भी उन्होंने कहा और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। Congress is not afraid, but I think it's a good thing. They live in a different world. They are going to be wiped out in Punjab. पिछले 2 दिनों में खालिस्तान का मुद्दा बहुत तेजी से उठा है, क्या लगता है? खालिस्तान का जो मुद्दा पिछले 2 दिन से आ रहा है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी समर्थन। Well, देखिए, गुरभगवंत सिंह पन्नू is a Khalistani out and out, total anti-national, and he is supporting Kejriwal. And अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा, because अगर तो बात ये फैल गई तो फिर it will be wiped out. नई पार्टी आपने इस बार बनाई है और जनता से आपका हम लगातार देख रहे हैं, नया रुझान है, सब कुछ नया है। आपको लगता है कि उसी तरह का विश्वास जनता इस बार आपने दिखाएगी? किसके साथ? इस बार आपकी पार्टी नहीं है, सब कुछ नहीं है, बहुकोणीय इस बार मुकाबला है। देखिए, we only had 2 months to build a party and start off, and the party is doing very well. We've got very good reports coming in. Nihal Singh Wala, all over the place, we are getting good reports. Congress is not afraid, but I think it's a good thing. और वहीं चुनाव आयोग ने सोनू सूद की गाड़ी को रोका। मोगा से चुनाव लड़ रहे हैं और सोनू सूद की बहन जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। सोनू ने अकालियों पर पैसा बांटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले उनकी गाड़ी को रोका गया है।
पंजाब में 117 सीटों पर वोटिंग के बीच चुनाव आयोग ने बॉलीवुड एक्टर के सोनू सूद के मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने उनकी गाड़ी को जब्त कर उन्हें दूसरी गाड़ी में घर भेज दिया। उन्हें घर में ही रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में गरीबों के मसीहा बने सोनू सूद ने अब बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत से लोग, विशेष रूप से अकाली दल के लोग, डरा रहे हैं और मोगा के कुछ बूथों में पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने एसएसपी साहब को शिकायत की है, हमारी गाड़ी वहां पर है, दूसरी गाड़ी में हम आ गए हैं। खुद को मतदान केंद्रों पर जाने से रोके जाने के सवाल पर सोनू सूद ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित नहीं किया। उनके मुताबिक वो सिर्फ अपने समर्थकों से रिपोर्ट ले रहे थे। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनका यही कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ समर्थकों से रिपोर्ट ले रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि पैसा बांटे जाने के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। खैर, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया है, दूसरी गाड़ी से उन्हें घर भी भिजवा दिया गया है। दिशा निर्देश उन्हें यही दिए गए हैं कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते हैं वो घर से बाहर ना निकले। देखिए, आरोप क्या है वो आपको बता देते हैं कि आरोप है सोनू सूद मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अभिनेता सोनू सूद को बूथ में जाने से रोकने के साथ ही उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। अकाली दल के पोलिंग एजेंट देदार सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि सोनू सूद मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं और इसके बाद चुनाव आयोग की टीम ने सोनू सूद को फॉलो किया। आरोप सही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और इसी के साथ सोनू सूद मोगा में अपनी बहन मालविका सूद के लिए समर्थन मांग रहे थे और आज सुबह फेसबुक लाइव के जरिए भी सभी लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने मोगा वासियों से ज्यादा मतों से बहन मालविका सूद को विजयी बनाने की अपील की। कहा कि आपको पता है कि कौन सा नेता बदलाव ला सकता है। मालविका हमेशा आपके साथ खड़ी रही हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूरा सूद परिवार, सोनू सूद, मालविका सूद आपके साथ हमेशा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, निडर होकर मतदान करें। इस तरह की अपील उन्होंने सुबह फेसबुक लाइव के जरिए की। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि उन पर आरोप लगा, जिसके चलते उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया। उन्हें जब तक मतदान संपन्न नहीं हो जाता घर से बाहर ना निकलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मोगा से कांग्रेस प्रत्याशी मालविका सूद ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वोट डाला। उन्होंने कहा कि एक नागरिक और मोगा की बेटी के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं मोगा शहर को आगे ले जाऊं। मैं बूथों पर जाऊंगी और लोगों से मिलूंगी, वो मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त उन्होंने वोट डाला। वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन भी वो शो करती नजर आई और उन्होंने ये कहा है कि लोगों से अपील और गुजारिश करती नजर आई कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट डालें। और वहीं फिरोजाबाद के हनुमानगढ़ी की रहने वाली जूली की शादी जिले के ही एक गांव गौंज के रहने वाले कपिल के साथ बीती रात 19 फरवरी को हुई। सुबह तारों की छांव में दूल्हे के साथ फेरे हुए तो विदाई की रस्म शुरू हुई, लेकिन दुल्हन ने कहा कि आज मतदान का पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसीलिए वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद ही ससुराल के लिए विदा होगी। इसके बाद दुल्हन अपने दूल्हे के साथ मतदान बूथ पर पहुंची। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब दुल्हन अपने दूल्हे के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान दुल्हा दुल्हन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। आकर्षण का केंद्र इसलिए भी रहे क्योंकि जब इस तरह की कोई मिसाल या फिर इस तरह के लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं तो आकर्षण का केंद्र रहते हैं और लोग उन्हें देखकर उत्साहित भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं और उनको जागरूक करने का भी काम किया जाता है। और ऐसे में जो लोग आसपास थे वहां पर मौजूद इस कपल की तारीफ भी करते नजर आए। जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि पहले मतदान और फिर जलपान, और उसी की राह पर ये दूसरों के लिए मोटिवेशन भी है कि दुल्हा दुल्हन ने एक मिसाल कायम की। अपने जीवन के नई शुरुआत के साथ साथ उन्होंने देश में अपनी सहभागिता भी दिखाई है। कैसे? अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। दुल्हन ने कहा कि विदाई की रस्म मैं पूरी करूंगी, लेकिन ससुराल जाने से पहले लोकतंत्र के महापर्व में मेरी सहभागिता दर्ज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य के 5 साल को मुझे सिक्योर करना है।
और वहीं यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी से भी कई ऐसे दृश्य, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जब दुल्हा बारात निकालने से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचा। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में एक दुल्हन फेरे लेने से पहले मतदान केंद्र पहुंच गई। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, दुल्हन मतदान केंद्र पर पहुंची, हाथ में पर्चा लिए हुए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कई सारे और भी लोग उनके साथ थे। आकर्षण का केंद्र रही ये दुल्हन। लाल जोड़े में सजी धजी ये दुल्हन अपने फेरों में जाने से पहले मतदान केंद्र पहुंची, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व की बेहद ही खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र रहने वाली ये तस्वीरें देखकर लोग भी जागरूक होते हैं और उन्हें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से उनकी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 59 सीटों पर, 117 सीटों पर पंजाब में मतदान जारी है और पंजाब के ही जीरकपुर से ये जो तस्वीर है, मन मोह लेने वाली और आकर्षण का केंद्र, ये तस्वीर लोगों को बेहद ही पसंद आ रही है। यहाँ पर ये दुल्हन पहुंची लाल सुर्ख जोड़े में सजी धजी। अपने मंडप पर जाने से पहले इस दुल्हन ने सोचा कि क्यों ना अपना कर्तव्य पहले पूरा किया जाए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कराने ये दुल्हन मतदान केंद्र पर पहुंची और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। और विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया के दौरान बनाए गए आदर्श मतदान केंद्रों पर नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों को भी तैनात किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। आदर्श मतदान केंद्रों पर सेल्फी वोटर पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों को बाकायदा गुब्बारे वगैरह लगाकर सजाया गया है। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों की तरफ से दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर से पोलिंग बूथों तक ले जाकर मतदान कराया जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। व्हील चेयर्स हैं लोगों के लिए, जो विकलांग हैं उन्हें समस्या ना हो वोट डालने जब वो पहुंचे मतदान केंद्रों पर। और सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जो लोग असमर्थ है चलने में या जो लोग विकलांग हैं, जिन्हें इस तरह की कोई भी शारीरिक समस्या है, उनके लिए व्हील चेयर्स का इस्तेमाल, व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई गई हैं। ये सेल्फी पॉइंट आप देख रहे हैं ताकि लोग जब वोट करके बाहर निकले तो सेल्फी पॉइंट पर जाके वो सेल्फी लें। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं वोटर्स के लिए की गई हैं। और अंबेडकर नगर में मायावती ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर से तो मेरे दिल का नाता रहा है। आप लोगों ने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजा था, इसीलिए आपका हक बनता है कि सबसे विशेष प्राथमिकता अंबेडकर नगर को दी जाए। अंबेडकर नगर जिले के लोगों को जानना जरूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कटहरी अकबरपुर विधानसभा की सीट से बीएसपी के सिंबल से चुनाव चुनकर आए एससी लोकसभा सीट से सांसद, बाद में एससी सीट से विधायक रहे, इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा? इन तीनों ने मेरे द्वारा लाख समझाने के बावजूद आपके अंबेडकर नगर में पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था, जिससे ये लोकल बॉडीज के चुनाव में पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ। और उधर कुशीनगर में सपा नेता नंद किशोर मिश्र के पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद तमकुईराज विधानसभा में सपा ने अब पार्टी का प्रचार और जनसंपर्क के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह के हाथों में दे दिया है। मनीष सिंह बाजार में लोगों को संबोधित करने पहुंचे। सपा उम्मीदवार उदय नारायण गुप्ता के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। सपा प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आगामी 10 तारीख को अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। जनता बड़े जनादेश के साथ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सपा के मुद्दे लोगों को जनहित से उनके जुड़े होते हैं। सपा रोजगार, शिक्षा, किसान, व्यापारी, गरीब, मजदूर के लिए काम करती है और आगे भी करेगी। सुनिए। देखिए, पश्चिम से लेकर के पूरब तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता आज श्री अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 मार्च को जो जनादेश मिलेगा वह इतना व्यापक होगा, इतना बड़ा होगा कि आज तक उस उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी नेता को इतना बड़ा जनादेश कभी नहीं मिला होगा। पश्चिम से आप पूरब आ गए हैं और कुशीनगर में आप लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। क्या है मुद्दे और क्या चीज़ें? देखिए, देवरिया और कुशीनगर ये दोनों जनपद जब एक था
तो हमेशा से लोग ये बाहर के नेता जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, चाहे कांग्रेस के नेता थे, चाहे बीजेपी के नेता थे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि ये समाजवादियों के लिए एक तेलंगाना की धरती है, ये समाजवादियों के लिए बहुत ही उर्वरक धरती है। तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सुखड़ा साफ होने जा रहा है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे और भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष नवाब सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रमिला पांडे ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर शहर के हडसन मतदान केंद्र पर वोट डालते समय ईवीएम की फोटो भी शेयर की। बता दें कि मेयर प्रमिला पांडे कानपुर शहर के हडसन मतदान केंद्र पर आज वोट डालने गई थी, उसी दौरान की ये तस्वीर है। इस दौरान ईवीएम में वोट करते समय अपनी फोटो शेयर की। चुनाव आयोग के नियमों को धत्ता बताते हुए उन्होंने ये भी शेयर किया कि वो किस पार्टी को वोट डाल रही हैं। बताते चले कि इलेक्शन कमीशन की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि मतदान के दौरान ईवीएम की फोटो खींचना मना है, लेकिन मेयर प्रमिला पांडे ने इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए न सिर्फ फोटो क्लिक की बल्कि इन्हें शेयर भी किया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज मतदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर में मतदान किया। उन्होंने हमीरपुर से श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बने बूथ संख्या 122 में मतदान किया। उनके साथ नगर पालिका चेयरमैन कुलदीप निषाद भी मौजूद थे। इसमें 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, यही समय है सही सरकार चुनने का, अपने अमूल्य मत दे करके उचित और सही व्यक्ति चुनने का। मैं आग्रह करती हूँ कि अपने मत का प्रयोग करिए, निकलिए घरों से। एक मत आपके प्रदेश का भाग्य बदल सकता है और एक मत आपका यदि घर में रह गए और फिर कहीं पछताना पड़े तो अच्छा नहीं है। इसीलिए घरों से निकलिए, मतदान करिए। इस बार आपको मतदाताओं में क्या उत्साह दिखाई दे रहा है? मतदाताओं में उत्साह है और उत्साह देख करके मैं कह सकती हूँ कि अच्छी मतों से सरकार बनेगी और उत्साहपूर्वक मतदाता निकल रहा है। गाँव में देख रहे हैं कि महिलाएं भी घरों से निकल के मतदान बूथ पर पहुँच रही हैं। मैं आग्रह करती हूँ, आइए, अपना मतदान करिए, सही सरकार चुनिए, सही उचित मतदान करिए, उचित जगह मतदान कह रही हैं। इसमें 5 और हाथरस की 80 विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा राव के ब्लॉक हसायन के गांव बरसोली में ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि प्रदर्शन बूथ संख्या 278, 279, 280 में किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बीएलओ लक्ष्मी नारायण, आशीष अग्रवाल और अमित माहेश्वरी द्वारा किसी भी ग्रामीण को वोटर पर्ची नहीं दी गई, बल्कि कुछ लोगों को मृतक और जगह पर न रहने वाली बात कहकर वोट उनके काट दिए गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमें वोट डालने की अनुमति दे ताकि हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, वोट डालें। और कासगंज जनपद के आमपुर विधानसभा 101 क्षेत्र के गांव जिंगन बरसोड़ा के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव की जनता जनार्दन ने बताया कि हर बार पोलिंग बूथ बनता था। गांव में 438 वोटर्स हैं, लेकिन इस बार मतदान स्थल पर 6 किलोमीटर उसे दूर बनाया गया, जिससे वो मतदान करने नहीं जाएंगे। मतदान नहीं तो वोट नहीं। वहीं इस चुनाव की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जनता को समझाने में जुट गई कि मतदान का 100% इस्तेमाल करें। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा चुनाव आयोग पहुंचे। बता दें कि अभिषेक मिश्रा लखनऊ आईजी लक्ष्मी सिंह को हटाने की मांग को लेकर आयोग पहुंचे। लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह बीजेपी के टिकट से सरोजनी नगर के प्रत्याशी हैं।
तो मतदान जारी है सुबह से ही और एक बार फिर आप सभी से गुजारिश और अपील, जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया, मतदान केंद्रों पर जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता भी दर्ज कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव जारी है, सुबह से ही मतदान जारी है, वोटर्स पहुंच रहे हैं। अलग अलग बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो सामने आ रही हैं। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भी 117 सीटों पर मतदान जारी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। अरुण जी, किस तरह से देखते हैं, अगर हम पहले उत्तर प्रदेश को समझना चाहेंगे, तीसरे फेज का चुनाव आज मतदान जारी है, चौथे फेज की तैयारी शुरू कर दी गई है, तमाम पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार भी धुआंधार हो रहा है। अभी तक आप किस तरह से देखते हैं जो वोटिंग हुई है? देखिए, अभी तो जो फीडबैक है कि वो 35% से अधिक वोटिंग हो चुकी है और ये थर्ड फेज का चुनाव है। ये स्पेशली आज अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा के समान है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली बार आपको याद होगा कि 59 सीटों के चुनाव में बीजेपी 49 सीट जीती थी जी। अब ये सवाल है कि इस फेज में बीजेपी क्या अपनी जीत दोहराएगी या यादव बहुल क्षेत्र में जो आज चुनाव हो रहे हैं उससे यादव वेल्टी कहा जाता है और बुलंदशहर जोड़कर यदि देखें तो इसमें अखिलेश क्या अपनी प्रतिष्ठा जो खासकर स्वजातीय मतदाताओं पर इस बार क्या अपना वो जादू बिखेर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये उनके राजनीतिक भविष्य की परीक्षा है। पहली बार अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार अभी लोकसभा के सदस्य हैं और जिस कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ एक केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने उतार दिया है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। सबकी निगाह वो टिकी है कि इस थर्ड फेज के चुनाव में आखिर किस करवट यूपी बदलेगा। इसलिए कि अभी तक जो 3 फेज के चुनाव हुए हैं, पहला फेज चुनाव था, आपको याद होगा कि वो जाट बाहुल्य क्षेत्र था और जो अभी साल भर जो किसान आंदोलन हुआ है, आज संयोग ऐसा है कि ये दोनों प्रदेश में, आज पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो इस फेज के चुनाव में किसान आंदोलन का क्या इफेक्ट होगा, इसलिए कि वहाँ सिख और जाट शामिल थे। इन्हीं दो लोगों के सहभागिता से किसान आंदोलन बिल्डअप हुआ था। तो ये फेज का चुनाव इस रूप में भी देखने को मिलेगा कि किसान आंदोलन कितना इफेक्ट किया, चुनावी राजनीति पर कितना प्रभाव डाला है। अरुण जी, बहुत ही संक्षेप में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी। अभी तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है, पहले 2 चरण का चुनाव हो चुका है, किस तरह आप आप हवा देखते हैं इस बार, या फिर सरल शब्दों में मैं समझना चाहूँ तो इस बार का जो चुनाव है एक तरफा मानते हैं या कांटे की टक्कर? नहीं, एक तरफा चुनाव इसको हम नहीं कहेंगे। एक तरफा चुनाव पिछली बार हुआ था, जिस ढंग से बीजेपी ने शानदार जीत दी थी। आपको याद होगा कि अखिलेश पावर में थे, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और जिस ढंग से 2/3 बहुमत से, उससे भी अधिक वोट मैंडेट से, जिसको कहा जाए बिल्कुल वो इसी को कहते हैं कि क्या शानदार हवा थी बीजेपी जिस ढंग से सत्ता हासिल की थी। तो इस बार का चुनाव वैसा नहीं है पिछले बार की तरह, लेकिन कांटे का मुकाबला ये सिर्फ आपको ये थर्ड फेज तक ये मुकाबला कांटे का भी दिख रहा है। अब जो आगे 4 चरणों में चुनाव होने हैं, इसलिए कि यूपी की जो सामाजिक बनावट है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में जाति विशेष और धर्म विशेष के हिसाब से उसका एक पॉकेट तय है। तो नेक्स्ट फेज का भी जो 4 से लेके 7वें चरण तक जो चुनाव होंगे वो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट माना जाता है। जी। लेकिन ये 3 फेज जो था, ये फर्स्ट 3 फेज का चुनाव था, इसी में वो करिश्मा देखने को कितना अखिलेश अपनी ताकत दिखा पाते हैं, अपना बिल्कुल और जो सपा की खोई प्रतिष्ठा है उसकी वापसी के दिशा में जो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, ये आप कह सकते हैं कि इस चुनाव ठीक है ऑलमोस्ट सीधा मुकाबला है जी। यानी आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। सीनियर जर्नलिस्ट अभय नाथ झा जी भी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। अभय जी, आज तीसरे फेज का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में सुबह से ही मतदान जारी है, पंजाब का भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन यादव बेल्ट की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? और पहले 2 चरण का जो चुनाव हुआ है, मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नींव डल चुकी है और अब हम दिखा देंगे कि इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने वाले हैं। यही जो दोहरा रही है समाजवादी पार्टी भी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं तीनों चरण के चुनाव? ये चरण जो तीसरा चरण जो है, उस चरण में यादव
के अलावा और कई ओबीसी कम्युनिटी भी है बिल्कुल इस फेज में। और ये देखना है कि ये पिछले 2014, 2017, 2019 इसमें तो जो अन्य पिछड़े वर्ग थे वो बीजेपी को वोट किया था। इस बार चूंकि थोड़ा सा समीकरण बदला है। अगर पहले क्या होता था कि ओबीसी या तो कभी मायावती को भी वोट देती थी, कभी बीजेपी को भी वोट दिया है। अगर क्या उसका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ अगर होता है, यादव के अलावा जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उसका रुझान अगर समाजवादी पार्टी की तरफ होता है, तब तो फिर समाजवादी पार्टी को इस तीसरे चरण में बढ़त होने की बहुत बड़ी संभावना है। अगर नहीं होता है तो फिर यथास्थिति जो थी पिछले बार की वही स्थिति बनी रहेगी। तो यानी कि अभय जी आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर्स की अगर हम बात करें तो पिछली बार इनका समर्थन मिला था बीजेपी को, जिसका नतीजा ये था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी बीजेपी ने। लेकिन अगर इस बार ये वोटर्स अपना समर्थन बीजेपी को नहीं देते हैं तो गठबंधन की तरफ ये वोटर्स जो है जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। क्योंकि अभी पहले होता था कि कभी कभी मायावती को भी वोट मिल जाता था, लेकिन इस बार हमको लगता है कि यूपी की जनता या तो बीजेपी को वोट करना चाहती है या बीजेपी को जो हराने की स्थिति में जो पार्टी जो गठबंधन है उसको वोट देना चाहती है। यहाँ पर इस बार न कांग्रेस को भी कोई संभावना दिखाई पड़ रही है, न बीएसपी की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यानी अभय जी यही सवाल मैंने अरुण जी से भी किया था, यानी कांटे की टक्कर है इस बार उत्तर प्रदेश में। जी। ठीक है, पंजाब के भी समीकरण आपसे समझने की कोशिश करूंगी। 117 सीटों पर पंजाब में भी आज मतदान जारी है। पंजाब में किस तरह के सियासी समीकरण आप बनते देख रहे हैं? एक चीज आप जरा देखिए, पंजाब में आप जो वोटिंग बूथ पर जो है आप कतार देखिए, और कतार से आपको पता लगेगा कि वहाँ के जो दलित हैं वो इस बार बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले दलितों का वोट क्या होता था, बढ़ता था। इस बार दलित का वोट अगर नहीं बढ़ रहा है और क्यों कतार में खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि दलित काफी संख्या में वहां पर वोट करने के लिए आए हैं जी। और दूसरी तरफ जो और बाकी लोग जो हैं, हर बिरादरी के वोट हर पार्टी को मिलता था। पहले जो जाट सिख का वोट तो ज्यादातर अकाली दल को जाता था, कांग्रेस को थोड़ा सा हिस्सा उसमें से मिलता था। फिर उस तरह से हिंदू का वोट जो होता था उसमें थोड़ा सा वोट कांग्रेस को भी मिलता था, भाजपा को भी मिलता था। इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर जो पंजाब में है, तो गैर दलित वोट जो है ना वो डिसाइड करेंगे। जिस तरफ उसमें से डेंट होगा उसका वो डिसाइडर बनेंगे, आपके अकॉर्डिंग वो डिसाइडर बनेंगे। हाँ, वही डिसाइड करेगा। ठीक है। अरुण जी अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो डेब्यू उनका पिछली बार बहुत बेहतरीन था, इस बार क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी तो भाई साहब जो एक आतंक कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ ये कि देखिए कांग्रेस वहाँ सत्ता में है। सबसे बड़ा सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह कांग्रेस लीडरशिप ने जो चेंज ऑफ लीडरशिप किया, चन्नी को बैठाया है। तो चन्नी की पूंजी क्या है? चन्नी की पूंजी है दलित वोट को, सिख में जो दलित है 35% उसकी आबादी पंजाब में मानते हैं, वही कांग्रेस की आज पूंजी बची है। अदरवाइज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नरेंद्र मोदी के रहते एक पार्लियामेंट के चुनाव में और असेंबली के चुनाव में जो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, वो कांग्रेस के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी परफॉर्मेंस था। तो इस चुनाव में अब जो फैक्टर अभी शिरोमणि अकाली दल, अभी जो बात देखिए इस चुनाव में बात आने लगी है, मजीठिया ने कहा, कई लोगों ने कहा कि चुनाव के बाद अभी वो बीएसपी के साथ लड़ रहे हैं और फिर भाजपा के साथ भी दोस्ती हो सकती है। कुल मिलाजुलाकर अभी हमें लगता है कि पंजाब का जो सिनेरियो है आज वो कहीं किसी के लिए क्लियर कट मैंडेट की स्थिति नहीं दिख रही है मुझे। अरुण जी, चरणजीत सिंह चन्नी को एज अ सीएम फेस उतारना कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि दलित वोटर्स को अपनी साइड करने की कोशिश थी, इस दाव को आप कैसे देखते हैं? और वही जो मेरा सवाल था कि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, डेब्यू पिछली बार उनका बहुत अच्छा था, लेकिन कुमार विश्वास के एक बयान के बाद अभी जो सियासी हवा है वो बदल गई है। देखिए, क्योंकि चुनाव से एन मौके पहले भी कोई भी अगर इस तरह का मुद्दा उठता है तो हमने देखा है कि हवा बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, लोगों के दिमाग में जो जहन में मुद्दे होते हैं वो बदल जाते हैं। कितना प्रभाव आपको लगता है कि ये डालेगा? देखिए, अभी चन्नी ने जो एक बात बिहारी और यूपी के भैया पर जो सवाल उठाया, ये सवाल उठाकर आप जान लीजिए कि आपके इसमें जो एक
बहुत नपी सदी तुली हुई स्ट्रेटजी के तहत उसका प्रभाव पड़ा है। इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है। वो ये लग रहा था कि ये बहुत कहीं आपको जाएगा, तो ये आपके लिए बड़ा घाटे का सौदा हो गया ये कॉल के बाद। प्राइम मिनिस्टर ने इसको जिस ढंग से क्वाइन किया, तो आप जो फैक्टर है इस बार वो निस्संदेह आप एक बड़ा मजबूत फैक्टर लग रहा था कि आप कहीं आप पंजाब में पावर में आ जाए, लेकिन एक फैक्टर तो आज है। और यही सवाल है कि कांग्रेस वहाँ अब सत्ता की लड़ाई से बाहर हो गई, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चन्नी के बाद चन्नी लीडर के रूप में एक इमर्ज किए हैं, उनका खुद का स्टॉक बढ़ा है जी। चन्नी सीएम बनने के बाद एक चेहरा बने हैं, अब तक तो वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा था जी। तो अब इस चुनाव में जो ये फैक्टर आप पूछ रहे हैं, चन्नी उनकी पूंजी है कि चन्नी के सीएम बनने से दलित सिख का जो वोट है, हाँ। एक बड़ा वोट बैंक पंजाब में कांग्रेस के लिए हो गया है। ठीक है, अभय जी आपका रिएक्शन भी इस पर। मैं थोड़ा सा एक पीछे ले जाना चाहूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो परफॉर्मेंस की बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का परफॉर्मेंस ठीक है, अभी कांग्रेस के माध्यम से उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन हमें याद करिए कि जब उन्होंने अपना अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा था तो खुद उनको अपना जमाना जब्त हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताकत जो थी वो कांग्रेस थी। और जब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासन का बुराई कर रहे थे तो पिछले 25 साल में 10 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। तो कांग्रेस की बुराई कर रहे थे तो कैप्टन अमरिंदर की बुराई कर रहे थे ना। 9.5 साल तो 25 साल में 9.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के। 10 साल में 9.5 साल तो किसकी बुराई कर रहे थे। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी की कोई ताकत अभी पंजाब में हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ताकत होती तो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये कहने की नौबत कैसे उनको आ गई कि अगर आप हमको वोट नहीं दे रहे हैं तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए, लेकिन आप तो यानी अभय जी इसीलिए खुद ही की पार्टी भी सवाल उठा रही थी। राहुल गांधी का भी ये बयान सामने आया था कि इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री से पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने किसानों को फ्री बिजली नहीं दी, उनके कर्ज माफ नहीं किए, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। मैं कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर जब अकेले चुनाव लड़े थे कांग्रेस से तब उनका अपना खुद का जमाना जब्त हो गया। बिल्कुल। और बीजेपी कोई ऐसी बड़ी ताकत पंजाब में नहीं है जिसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़ गए हैं तो कोई बड़ा करिश्मा होगा। मेरी एक संभावना दिखाई पड़ रही है कि अकाली दल का अच्छा खासा सीट मिल सकता है। अगर लोग आप पार्टी से नाराज हैं, अगर जैसा आप कह रही हैं कि आप पार्टी से ये जो आतंकवादी वाला बात जो आ रहा है उसका फायदा अगर किसी को होगा तो अकाली दल को होगा, सुखबीर बादल को हो सकता है, न कि इसका फायदा आपको बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को होगा। ठीक है, तो जनता ये सब जानती है कि मोदी जी किसकी बुराई कर रहे हैं। बुराई अगर कैप्टन की तो कर रहे थे इनडायरेक्टली। 10 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पंजाब में, तो यानी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। खैर वो तो 10 जी अगर आपका नुकसान हमको लगता है अकाली दल को फायदा होगा। हाँ, हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश चाहे हम कांग्रेस की बात करें उनकी तरफ से की जा रही थी। सीएम चन्नी की तरफ से जो बयानबाजी की गई है, उत्तर प्रदेश के भैया को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, दिल्ली को लेकर जो उन्होंने बात कही, या फिर कुमार विश्वास के बयान के बाद आम आदमी पार्टी को जो नुकसान होगा, डैमेज कंट्रोल दोनों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि सीधा तो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई पहले से ही आशंका थी तो आपने तब क्यों कोई फैसला नहीं लिया, आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी क्या बन पाएगा, सियासी समीकरण क्या रुख लेंगे, ये तस्वीर तो 10 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो यूपी का रण तीसरा चरण आज सुबह से ही शुरू है, मतदान सुबह से ही हो रहा है और पंजाब में भी 117 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। और जैसे कि दोनों हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस बार इस वक्त जो जुड़े, आपने दोनों को ही सुना, अरुण जी को भी सुना, अभय जी को भी सुना, उनका यही कहना था कि कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में। इस बार एक तरफा चुनाव नहीं है, कांटे की टक्कर है। और जिस तरह से आज तीसरे चरण का मतदान जारी है, यादव बेल्ट का इसमें एक अहम योगदान, एक अहम रोल है। तो वहीं ओबीसी वोटर्स को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। ओबीसी वोटर्स की वजह से ही जो पिछली बार ये वोट गया था वो बीजेपी को गया था, जिसका सीधा फायदा हमने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी लेकर आई। लेकिन वहीं इस बार अगर ये वोटर बीजेपी के साथ उनको समर्थन नहीं देता तो कहीं ना कहीं ये वोट सीधा जाएगा गठबंधन को, और गठबंधन को इससे फायदा होगा, यानी समाजवादी पार्टी को इससे फायदा होगा।
और कांटे की टक्कर है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। 10 तारीख को सभी के सामने होगा। तो सुबह से ही चुनावी कवरेज के दौरान हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसे में आप लोगों से एक बार फिर हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी शामिल हों, मतदान के लिए पहुंचे। और तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में इस वक्त जारी है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब में भी 117 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं, मतदान आज हो रहा है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी चुनावी कवरेज जारी रहेगी।